The last chapter of microeconomics, that is forms of market and price determination under the perfect competition with the simple application. This is the complete name of the chapter. अब आपकी जो रिफ्रेशर बुक्स है उसके अंदर इसके दो चैप्टर दे रखे हैं, एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट दे रखा है और प्राइस डिटर्मिनेशन, और उसका दूसरा दे रखा है प्राइस डिटर्मिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन। तो वहाँ दो चैप्टर दे रखे हैं जैसे टीआरजे वीकी ओरी के अंदर, बट हमने इसको एक ही चैप्टर कंबाइंड कर दिया और पूरा एक चैप्टर कंप्लीट एक साथ ही पढ़ेंगे। अब व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, तो देखो चैप्टर का नाम हमने डिस्कस कर लिया, यूनिट और चैप्टर दोनों सेम ही है ये ना। उसके बाद कंटेंट सबसे पहले पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, उसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मार्केट, डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है तो उनको ब्रीफ में पढ़ेंगे। देन उसके बाद में जो डिटेल में है वो परफेक्ट कंपटीशन, तो उसको फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। मीनिंग, फीचर्स, फॉर्म से प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री, प्राइस मेकर, डिफरेंस, ये सारा डिटेल में पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन। देन उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज द मार्केट इक्विलिब्रियम। जैसे अभी तक आपने जो इक्विलिब्रियम पढ़े, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, फिर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा, और अब हम लास्ट में जो है वो मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो पूरी माइक्रो में देयर आर 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम, उसमें मीनिंग, अजम्पशन, शेड्यूल, डायग्राम ये, फिर उसके बाद में चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर इंक्रीज, डिक्रीज और सम एक्सेप्शनल केस, फिर सप्लाई, एक बार डिमांड में चेंज, फिर सप्लाई में चेंज, फिर उसमें इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सेप्शनल, फिर साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ, सप्लाई डिमांड, ठीक है। और उसके बाद में फिर सिंपल एप्लीकेशन जिसमें प्राइस सेलिंग, प्राइस फ्लोर और डिफरेंस बिटवीन द प्राइस सेलिंग। तो कुल मिला के यहाँ से आपको पता लग रहा है कि इस पूरे चैप्टर में सारा जो गेम है, सारा जो कॉन्सेप्ट्स है, कंप्लीटली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो आपको मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि अगर आपको चैप्टर 10 और जो आपकी बुक में 11-12 दे रखा है, जो लास्ट की जो यूनिट है और जो चैप्टर है, वो अगर आपको ढंग से समझना है तो आपको क्या आना चाहिए, डिमांड एंड सप्लाई दोनों, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही है। इसका मोर देन 60% पार्ट, अराउंड 70% पार्ट टोटली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपको डिमांड सप्लाई ढंग से आता है तो इस चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, यू विल एंजॉय डेफिनेटली चैप्टर। तो अभी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिमांड सप्लाई को थोरोली रिवाइज करिए ना। जी सर। अब हम चलते हैं बच्चे मार्केट। व्हाट इज मार्केट? मार्केट क्या होता है? तो मार्केट का मतलब क्या है? एनी आइडिया? बिना देखे बताइए, आपको नोट्स में कहीं भी नहीं देखना है। मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज मार्केट, क्या होता है मार्केट, बताइए। Sir, a place where buying and selling happen and the prices okay na they are determined by the interaction between buyers and sellers. ओके, और कुछ? देखिए, जो डेफिनेशन आप बोल रहे हैं वो एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। ट्रेडिशनल डेफिनेशन मतलब पुराने डेफिनेशन है। देखो, मार्केट जो इकोनॉमिक्स में बेसिकली है वो एक पर्टिकुलर प्लेस से मतलब नहीं है इसमें। मतलब जैसे हम कहते हैं कि नॉर्मली तो मार्केट ही समझते हैं कि भाई एक प्लेस होता है जहां हम जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, बाई एंड सेल करते हैं, तो वो मार्केट होता है। बट इकोनॉमिक्स में जो मार्केट है उसका कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वाइड, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है उसका। तो वो क्या एक वर्ड यूज़ करता है इकोनॉमिक्स मार्केट के लिए वर्ड यूज करता है अरेंजमेंट और फैसिलिटीज़। मतलब वो मार्केट की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में क्या होती है कि मार्केट इज़ ए मैकेनिज्म और सिस्टम विच create the facilities for the interaction of buyers and sellers. तो बेसिकली एक मार्केट क्या मानता है इकोनॉमिक्स, एक मैकेनिज्म मानता है, एक सिस्टम मानता है जो फैसिलिटेट करता है किसके बीच में, कॉन्टेक्ट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स फॉर व्हाट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो किसके लिए, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। तो इस मार्केट की डेफिनेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें। तो सबसे पहला पार्ट होगा कि मार्केट इज ए मैकेनिज्म और सिस्टम, ये बोल सकते हैं आप, विच फैसिलिटेट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। ये सेकेंड पार्ट हो सकता है कि जो फैसिलिटेट करता है कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स, किसके लिए, फॉर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। तो इस तरीके से पूरी डेफिनेशन बन जाती है। देखिए एक बार आप इसको पढ़िए, ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है जो आप लोगों ने बताई है। फिर ये देखिए, मार्केट रेफर टू द मैकेनिज्म और सिस्टम दैट फैसिलिटेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। ये भी आप आगे लगा सकते हो।
तो इस तरीके से इसकी जो डेफिनेशन है उसका एक पार्ट तो ये हो गया कि इट रेफर टू द मैकेनिज्म और सिस्टम, मैकेनिज्म और अरेंजमेंट विद दैट फैसिलिटेट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर, सेकेंड पार्ट, और फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तरीके से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। तो पढ़िए एक बार डेफिनेशन। मार्केट का मतलब, अब डेफिनेशन आई होप आपको याद हो गई कि मार्केट प्लेस की जगह क्या यूज करना है। मार्केट इज ए mechanism or an arrangement which facilitate the contact between the buyers and sellers। बिल्कुल, किसके लिए? for the buying and selling of goods and services to satisfy their needs। ठीक है, आई होप ये मीनिंग क्लियर हो गया। नाउ अब इसके बाद हम चलते हैं इसके टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। तो देखिए जो मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, वो जो टाइप्स होते हैं, उनको हम थोड़ा सा पहले एक बार फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं। तो देखिए बोर्ड पे, देखिए टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट। अब जो टाइप्स ऑफ मार्केट है वो बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4 पार्ट्स में। वैसे तो और भी टाइप्स होते हैं, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 है, और 4 में से भी अभी देखना बहुत हमारे केवल 1 ही है। तो अभी इन 4 में से सबसे पहला देखिए क्या है। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन। सेकंड होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। थर्ड जो है वो है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली। और जो फोर्थ है वो है मोनोपोली। तो ये 4 मार्केट्स हैं। अब ये जो बाकी टाइप हम पढ़ रहे हैं, भाई हमारे सिलेबस में तो केवल परफेक्ट कंपटीशन है, तो बाकी जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं केवल डिफरेंस के लिए, ताकि आपको परफेक्ट कंपटीशन अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी सारे हमारे सिलेबस में डिलीट हो गए। अब ये 2-3 साल से डिलीट हुआ है, बाकी तो पहले तो ये सारे हम पढ़ाते थे, तो अब ये डिलीट हो गया है। तो अभी आपके सिलेबस में परफेक्ट कंपटीशन डिलीट है, तो बाकी हम इसलिए पढ़ रहे हैं केवल डिफरेंस के लिए, केवल डिफरेंस पढ़ेंगे इनमें, ताकि जैसे आपको परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर ही समझ में आ जाए। अब देखिए इनके अंदर जो मेन डिफरेंस हम करेंगे, तो सबसे पहला जो डिफरेंस हम करेंगे वो करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेलर्स। अगर हम सेलर्स की बात करें, तो प्रोड्यूसर और जो फॉर्म्स या सेलर्स की बात करें, तो इसके अंदर क्या होते हैं? मेनी, बहुत सारे होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? इसमें भी मेनी होते हैं, मेनी होते हैं, बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन होते हैं ना। इसके अंदर क्या होते हैं? एफ यू। एफ यू का मतलब होता है कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और यहां क्या होगा? ओनली 1। मोनोपोली का मतलब भी क्या है? मोनोपोली मतलब जो मोनो प्लस पोली, मतलब सिंगल सेलर ही होता है 1। तो ये सेलर्स का डिफरेंस होता है। फिर अगर हम और डिफरेंस करें, तो फिर इसमें जो डिफरेंस आएगा वो नेक्स्ट डिफरेंस वो प्रोडक्ट का आएगा। प्रोडक्ट, इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो होता है होमोजीनियस। ठीक है, इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो होता है डिफरेंशिएटेड।
डिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, मतलब हेट्रोजीनियस। यहाँ जो होता है वो दोनों होता है, होमोजीनियस भी और डिफरेंशिएटेड भी, और यहाँ तो वन टाइप ही होता है। वन टाइप मतलब होमोजीनियस ही होता है ना। तो यहाँ ये होता है, ये प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है। इसी से मैं आपको सारी डेफिनेशन सब कुछ अभी सिखा दूंगा ना। उसके बाद अगर जो हम डिफरेंस लेंगे तो जो नेक्स्ट डिफरेंस हमारा इसमें आएगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेलर्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया, तो अब आता है प्राइस पॉलिसी। या प्रोडक्ट के अलावा हम और क्या ले सकते हैं इसमें, सेलर्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और डिग्री ऑफ मोनोपोली ले सकते हैं, डिग्री ऑफ मोनोपोली। तो यहाँ जो डिग्री ऑफ मोनोपोली होती है वो क्या होती है, 0। क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो यहाँ तो मोनोपोली हो ही नहीं सकती। यहाँ क्या होती है, यहाँ भी लिमिटेड होती है शायद, Yes, sir. है ना, लिमिटेड। लिमिटेड यहाँ भी क्या होती है, लिमिटेड। और यहाँ तो क्या होता है बच्चे, फुल। यहाँ क्या होता है, फुल मोनोपोली होती है, मतलब एक सिंगल सेलर तो फुल होगा। अभी आगे वो डिटेल में मैं बताऊंगा कैसे यहाँ फुल होती है, यहाँ लिमिटेड, वो सारा मैं डिटेल में एक बार मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद पूरा बताऊंगा। अब आता है एक बेसिस हमारा इसमें आता है फिर एंट्री और देखिए, एंट्री और एग्जिट की अगर हम बात करें तो यहाँ एंट्री एग्जिट जो है वो फ्री होता है, मतलब जब चाहो जब क्या कर सकते हो, आप आ सकते हो, जा सकते हो। यहाँ भी क्या रहता है, फ्री। यहाँ क्या होगा, यहाँ जो है वो होगा रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब लिमिटेड एक तरीके से। और यहाँ तो नो एंट्री का बोर्ड होता है। यहाँ तो क्या होती है, नो एंट्री। अब एक बेसिस हमारे पास और है, दैट इज, थोड़ा मिनिमाइज करना पड़ेगा इसको। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है वो है प्राइस पॉलिसी। तो देखिए बच्चे, इसमें जो प्राइस पॉलिसी होती है, ये प्राइस होता है टेकर, और बाकी सारे क्या होते हैं इसमें, मेकर। ये भी मेकर, मेकर, और ये भी क्या होगा। तो अब देखिए हम पूरा अच्छे से समझ लेते हैं इसको। मतलब आप लाइफ टाइम जो है उसकी डेफिनेशन इसकी बनाना सीख रहे हैं। हम एक्चुअली डेफिनेशन इसका रटना ही नहीं सीखेंगे, तो मैं आपको इसीलिए ये फ्लो चार्ट बनवाया है, और इसे देखना भी आपको डेफिनेशन बनाना सिखा दूंगा। तो देखिए यहाँ मैंने सीक्वेंस भी क्या लिखी है, हो सकती है आपकी बुक में अलग अलग सीक्वेंस हो, बट मैंने पहले क्या लिखा है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फिर मोनोपोलिस्टिक, फिर ओलिगोपोली, फिर मोनोपोली। तो देखिए यहाँ अगर मैं सेलर्स की बात करूं तो यहाँ जो सेलर्स है वो क्या है, मैनी। इसमें भी मैनी है बट लेस देन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं। यहाँ फ्यू होते हैं, यहाँ वन। तो इसका मतलब हम यूं जा रहे हैं तो हमारे सेलर्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और यूं जा रहे हैं तो बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब सिमिलर इन साइज, कलर, पैकेजिंग, सब कुछ बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। तो वो क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है कि हर चीज में सिमिलर, बिल्कुल आइडेंटिकल।
यहाँ क्या होता है, डिफरेंशिएटेड। यहाँ प्रोडक्ट जो होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है, मतलब कलर, साइज, पैकेजिंग सब में अलग अलग होता है। हालांकि मोर एंड लेस सेम ही होता है, बट लिटिल बिट डिफरेंस, लाइक प्राइस का हो सकता है, थोड़ा पैकेजिंग का हो सकता है, लिटिल बिट क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है। मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस एक अननेसेसरी क्रिएट किया जाता है डिफरेंस, तो वो डिफरेंस होता है। यहाँ दोनों तरह के प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट होमोजीनियस मतलब दोनों होते हैं, और इसमें तो होमोजीनियस, सिंगल कमोडिटी में भी प्रोडक्ट होमोजीनियस ही होता है ना। अब पहले हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक एग्जाम्पल से समझें। तो देखिए एग्जाम्पल क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल अगर यहाँ तक हम देखें, दो डिफरेंस है और एक डिफरेंस हम ये ले लें फ्री एंट्री एग्जिट वाला। इन तीन डिफरेंस बेसिस से हम क्या कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें जो फ्री एंट्री एग्जिट है, जो एंट्री और एग्जिट होती है वो फ्री होती है, रेस्ट्रिक्टेड और नो एंट्री। अब इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई भी फॉर्म जब चाहे जब आ सकती है, जब चाहे जब जा सकती है। यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ रेस्ट्रिक्टेड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ओलिगोपोली होता है उसमें फ्यू सेलर्स होते हैं, मतलब लिमिटेड सेलर्स, और उनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए जैसे रिलायंस है आज, है ना, तो रिलायंस का मार्केट इतना शेयर बड़ा है। जैसे जियो की, अगर हम कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ जो जियो है, जियो जो है उसका मार्केट शेयर इतना बड़ा है कि और कोई, मान लो सपोज मैं सोचूं कि मैं पीओ स्टार्ट करूं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट शेयर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, हर कोई उसमें मार्केट में एंट्री नहीं कर सकता। और यहाँ तो मोनोपोली तो मतलब केवल होता ही सिंगल सेलर है, इसीलिए वो मोनोपोली तो नो एंट्री होती है, तो वहाँ तो एंट्री होती नहीं है। तो अब इससे हम डेफिनेशन बनाएंगे, तो देखो कैसे बनेगी डेफिनेशन। पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर डेफिनेशन बनाएंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, देखो परफेक्ट कंपटीशन का रियल लाइफ में एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि देखो परफेक्ट कंपटीशन और जो मोनोपोली है, बोथ आर द एक्सट्रीम सिचुएशन। ये दोनों अपने आप में क्या होती है, एक्सट्रीम होती है। ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है, मतलब कंट्री एज ए होल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये एग्जिस्ट करना मुश्किल होता है। दोनों अपने आप में क्या एक्सट्रीम सिचुएशन है। जो एक्चुअल मार्केट आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। ये हमारी प्रैक्टिस में जो डेली लाइफ में जो मार्केट होते हैं वो बेसिकली दोनों मार्केट होते हैं। ये जो दोनों है बोथ आर द एक्सट्रीम वन। तो एक्सट्रीम वन कैसे है, क्योंकि देखो परफेक्ट कंपटीशन की अगर हम बात करें तो हम कहें कि बहुत सारे बायर सेलर्स हो, प्रोडक्ट होमोजीनियस हो, तो ये कंट्री एज ए होल पॉसिबल नहीं है। और जहाँ फ्री एंट्री एग्जिट हो, कंट्री एज ए होल तो ऐसा कोई मार्केट आप एक भी एग्जांपल नहीं दे सकते। बट हाँ, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप बोल सकते हो, जैसे वेजिटेबल मार्केट इन ए पर्टिकुलर एरिया, बुक सेलर बुक सेलर्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, स्कूल्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो ये एक लिमिटेड एरिया में हो सकता है। जैसे वेजिटेबल मार्केट है, वहाँ बहुत सारे सेलर्स हैं, सारे सपोज ऑनियन बेच रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही है प्रोडक्ट, और प्राइस भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो होगा ही नहीं डिफरेंस अगर प्रोडक्ट सेम है तो इसका मतलब इसका एग्जांपल हम लिमिटेड एरियाज में दे सकते हैं, बाकी ये कंट्री एज ए होल रियलिस्टिक नहीं है। तो इसका एग्जांपल वेजिटेबल मार्केट हो सकता है इन पर्टिकुलर एरिया, बुक सेलर मार्केट हो सकता है, स्कूल्स इन पर्टिकुलर, ऐसे एग्जांपल हम दे सकते हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर। मोनोपोली जो होता है, जैसे आज अगर मैं पूरे इंडिया में मोनोपोली की बात करूं तो एक डिफेंस का एग्जांपल ले सकते हैं आप, एक रेलवे भी आजकल कहाँ मोनोपोली है, क्योंकि धीरे धीरे रेलवे का भी आजकल प्राइवेटाइजेशन हो गया है, तो हम डिफेंस की बोल सकते हैं। या फिर राजस्थान में जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आज राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो एक्सक्लूसिवली कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब, हालांकि बाकी स्टेट्स में तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, प्राइवेट जो है प्रोड्यूसर वो भी इन्वॉल्व है, बट राजस्थान के अंदर अभी क्या है, केवल ओनली गवर्नमेंट है। तो ऐसे हम बहुत ही सेलेक्टेड एग्जांपल दे सकते हैं। तो मोनोपोली का मार्केट में मतलब एक ही सिंगल सेलर हो, एक ही सेलर अगर हो पूरी कंट्री एज ए होल, तो ये बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। तो जैसे राजस्थान में हमने एग्जांपल दे दिया। तो इस तरीके से ये दोनों अपने आप में क्या है, एक्सट्रीम सिचुएशंस है, ये एग्जिस्ट करते हैं बट बहुत लिमिटेड करते हैं। तो अब रियल लाइफ में जो एग्जिस्ट करता है वो क्या करता है, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। तो मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक मतलब आप डेली लाइफ में जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो मैक्सिमम किस में आएंगे, मोनोप्लास्टिक में। क्योंकि आप देखते हो, जैसे आपने मान लो पेस्ट यूज करते हो, टीथ पेस्ट अगर आप यूज करते हो तो, या कुछ भी, जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप डेली लाइफ में, तो डेली लाइफ में जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं उसके मार्केट में बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। सपोज कई बार आप अपने उसके पास, रिटेलर के पास गए, शॉपकीपर के पास गए, आपने जो पर्टिकुलर ब्रांड यूज करते हो, आपने उसका प्रोडक्ट मांगा,
बट वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है उसके पास, तो आपको हमेशा बोलेगा कि नहीं नहीं भाई साहब आप ये वाला ट्राई कर लो, ये वाला बिल्कुल सेम ही है, आप एक बार ट्राई करो उससे भी बढ़िया ही मिलेगा आपको। बस वो जो फ़र्क होता है ना, और आप जब यूज़ करते हो तो आपको पता लगता है कि यार क्वालिटी तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस केवल पैकेजिंग का, ब्रांडिंग का, और जैसे किसी का ऐड कौन कर रहा है, अमिताभ बच्चन कर रहा है, किसी का शाहरुख खान, किसी का कैटरीना कैफ, मतलब यही फ़र्क है, पैकेजिंग का फ़र्क है, लिटिल बिट प्राइस का फ़र्क है, बाकी मोर एंड लेस क्या होता है, क्वालिटी सेम ही होती है। तो ये ऐसे प्रोडक्ट आप देखते हो मार्केट में ज़्यादा मिलते हैं, जो हम यूज़ करते हैं उसके बहुत सारे मार्केट में सब्सटीट्यूशंस अवेलेबल होते हैं, तो वो सारा मार्केट कौन सा होता है, मोनोपोलिस्टिक। और ये किससे बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है, मोनोपोलिस्टिक और कॉम्पिटिशन। मोनोपोलिस्टिक तो किससे आ गया, मोनोपोली से, और कंपटीशन कहाँ से आ गया, परफेक्ट कंपटीशन से। इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इट्स ए मिक्स of the monopoly and monopolistic, sorry it is the mix of perfect competition and monopoly, and ये क्या बन गया, monopolistic competition। तो इसका एग्जाम्पल मेजोरिटी ऑफ जो प्रोडक्ट आप यूज करते हो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। फिर ओलिगोपोली जो है, जैसे कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, तो कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज में जैसे आप देखते हो कि 4 प्लेयर्स हैं, आइडिया, वोडाफोन है, एयरटेल है, और जियो है, और BSNL तो लिमिटेड है, तो इसका मतलब हम काउंट कर सकते हैं। तो फ्यू सेलर्स, तो ये एग्जांपल किस में जाएगा, ओलिगोपोली मार्केट। जैसे ऑटो मोबाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया, वो भी अभी लिमिटेड है, कोई ज़्यादा नहीं है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सीमेंट प्रोड्यूसर, मतलब ऐसा ऐसे ये ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर बस जिसको आप काउंट कर सकते हो, जो फ्यू सेलर्स है, फ्यू सेलर्स, तो वो किस में आ जाएगा, ओलिगोपोली मार्केट में। और मोनोपोली का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, तो मोनोपोली क्या होता है। अब हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ क्या होता है, ये जो मार्केट में है बहुत सारे सेलर्स बहुत सारे होते हैं, फिर यहाँ से सेलर्स क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं, कंपटीशन आ जाता है। फिर यहाँ क्या होते हैं, बहुत सारे कम हो जाते हैं, जैसे बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स, मतलब ये आते क्या बन जाते हैं, क्रोकोडाइल, यहाँ आते क्रोकोडाइल बन जाते हैं सेलर्स, मतलब मार्केट के बड़े बड़े जैसे प्लेयर जैसे, है ना। और ये तो डायनासोर ही हो जाता है, मतलब मोनोपोली का मतलब यहाँ तो वन ही हो जाता है केवल कंप्लीट। तो इस तरीके से ये पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं। तो इस तरीके से कंपटीशन करते करते यहाँ कंपटीशन ज़्यादा होता है, फिर यहाँ कंपटीशन थोड़ा कम होता है, फिर यहाँ और कम हो जाता है, और यहाँ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से ये सारे है। अब आगे देखो इनके फीचर्स और समझ लो। डिग्री ऑफ मोनोपोली, मोनोपोली मतलब कंट्रोल, तो इसमें तो कंट्रोल बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे सेलर्स बहुत सारे बायर्स होंगे, इसमें भी कम होगा। इसमें क्या होगा कि लिमिटेड है, लिमिटेड मतलब कि भाई यहाँ क्या होता है कि जो कंट्रोल होता है प्राइस का, मतलब कंट्रोल इन द प्राइस का, और वो सारा जो होता है वो बेसिकली यहाँ रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, यहाँ भी लिमिटेड है, यहाँ लिमिटेड है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंशिएटेड है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होने की वजह से जो कंट्रोल है वो रहता है, ठीक है, जीरो नहीं हो सकता। जैसे यहाँ जीरो है, यहाँ लिमिटेड है, यहाँ लिमिटेड। क्यों, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, तो अपने प्रोडक्ट का क्या करते हो, थोड़ा अलग करके उसकी प्राइस अलग कर सकते हो, है ना, उसकी पैकेजिंग ये सारा। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट पे थोड़ा कंट्रोल कर लेते हो। और यहाँ तो क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ तो वन ही सेलर है, तो वो जब चाहे जब भी प्राइस बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। बट ये जो है प्राइस में कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्राइस इसके हाथ में नहीं है। बहुत सारे सेलर्स बहुत बार तो वो प्राइस के हाथ में नहीं होती है। और प्राइस टेकर प्राइस मेकर वाले की बात करें तो इसका मतलब यहाँ जो फर्म होती है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो प्राइस जो मार्केट में होती है, जो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, उसी प्राइस से बेचना पड़ता है। मतलब फर्म प्राइस डिसाइड नहीं करती, यहाँ इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है, और यहाँ ये खुद डिसाइड करते हैं बाकी सब में। ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है वो तो आगे डिटेल में मैं और पढ़ाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब ये सारे पॉइंट मैंने एक बार ब्रीफ बता के अब मैं आपको डेफिनेशन बनाना सिखाता हूँ। तो देखिए इन सबको मिक्स करके आप इनकी सबकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन बनाते हैं। परफेक्ट कंपटीशन इज द फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच मैनी बायर्स मैनी सेलर्स, बस इनको मिलाना सबको। फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच मैनी बायर्स मैनी सेलर्स, प्रोडक्ट इज homogeneous and a single firm can't influence the price या determine the price of a product। तो इसका मतलब वो प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकता, इसका मतलब वो क्या होता है, प्राइस टेकर होता है। तो एक सिंगल फर्म क्या करता है, वो प्राइस को डिटरमाइन नहीं कर सकता। इन सारे फीचर्स को मिलाकर हमने डेफिनेशन बना दी कि परफेक्ट कंपटीशन इज द फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच मैनी बायर्स मैनी सेलर्स, प्रोडक्ट इज होमोजीनियस एंड अ सिंगल फर्म कांट इन्फ्लुएंस या डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। और इसका एग्जांपल जो है वो मैंने आपको बता ही दिया, क्या होगा, वेजिटेबल मार्केट। तो पढ़िए, देखिए परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन देखिए आप। The perfect competition is the form of the market where there is a large number of buyers and sellers of a commodity. Homogeneous product is sold with no control over the price and an individual firm.
तो इंडिविजुअल फर्म का कंट्रोल क्यों नहीं होता? बिकॉज सब्जी मंडी में जैसे आप जाते हो तो वहाँ बहुत सारे सेलर्स होते हैं और एक सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो सब अलग अलग प्राइस नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि प्रोडक्ट सेम है। तो बच्चे बताओ, परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या? यस सर। रटने की जरूरत नहीं है हमें, क्या इतना मैं मेहनत क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आए। एक्चुअली मार्केट देखो, ये 11th में तो फिर भी इतना ज़्यादा सपोज काम आएगा या नहीं आएगा, केवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आगे चैप्टर बहुत काम आएगा। आगे जैसे आप आगे कुछ कहीं भी पढ़ोगे, चाहे कंपटीशन दोगे या फिर आप आगे फर्दर जैसे कॉमर्स वाले बच्चे आगे पढ़ेंगे या आगे आप कोई भी जैसे बी कॉम, कोई भी एम कॉम कुछ भी करेंगे आप, MBA, तो ये बहुत डिटेल में आने वाला है। तो ये आपको कहीं ना कहीं आगे पढ़ना पड़ेगा। और कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, तो उसमें मार्केट के डेफिनेटली आते हैं। और रियल लाइफ में भी हमें पता होना चाहिए कि देखो, ऐसा टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए कि भाई मार्केट क्या होते हैं और मार्केट क्या क्या टाइप होते हैं, कौन से मार्केट में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ये तो हमें रियल लाइफ में भी, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आपने इकोनॉमिक्स है तो मार्केट का क्या मतलब है, कौन से मार्केट होते हैं, कौन से मार्केट की क्या क्वालिटी है, क्या फीचर्स है। तो इसलिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको रियली समझ में आना चाहिए। तो आई होप ये मीनिंग समझ में आ गया, परफेक्ट कंपटीशन। यस सर। नाउ अब देखिए, फिर हम बनाते हैं किसकी डेफिनेशन, इन्हीं फीचर को मिला के मोनोपोलास्टिक कंपटीशन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मोनोपोलास्टिक जो कंपटीशन है वो बेसिकली इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। इसका परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली को, इन दोनों को मिला के क्या बन गया, मोनोपोलास्टिक। यहाँ से आ गया। और अगर आप जैसे सपोज करो मोनोपोलास्टिक ही लिख दोगे ना, तो क्या माना जाएगा, मोनोपोली। तो इसलिए मोनोपोलास्टिक में कंपटीशन वर्ड बहुत लगाना जरूरी है। तो मोनोपोलास्टिक कंपटीशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब इट इज द फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच मेनी बायर्स मेनी सेलर्स बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन। थोड़ा सा आप स्पेसिफाई करने के लिए बोल सकते हो कि इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच मेनी बायर्स मेनी ऑफ सेलर्स, और क्या होगा, but less than perfect competition, and product is somewhat different। product क्या होगा, somewhat different regarding the price, quality and packaging। जो मैंने डिटेल में आपको समझा दिया कि इसके प्रोडक्ट में क्या होता है, बस लिटिल बिट डिफरेंस होता है। जैसे मैंने कहा कि भाई किसी का एडवर्टाइजमेंट अमिताभ बच्चन कर रहा है, किसी का शाहरुख खान कर रहा है, किसी का कौन कर रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंस हो सकता है, या फिर पैकेजिंग का हो सकता है, या फिर सपोज कुछ फीचर्स का हो सकता है। तो ऐसे कुछ डिफरेंस होता है, बाकी क्वालिटी मोर एंड लेस सेम ही होती है। तो इसका मतलब समवॉट डिफरेंट रिगार्डिंग द प्राइस, क्वालिटी एंड पैकेजिंग, बस ये वर्ड यूज करना आपको इसमें। तो इसका मतलब इट इज़ द फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच मेनी बायर्स मेनी सेलर्स, ये तो सेम ही है बट लेस देन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। बस उसके आगे क्या लगाना, इट इज समवॉट डिफरेंट रिगार्डिंग द प्राइस, क्वालिटी, पैकेजिंग, ये हम इसमें वर्ड यूज करेंगे। और इसका जो मार्केट है वो तो रियल लाइफ में 70-80% जो भी कमोडिटी आप यूज़ करते हैं वो सब इसी के अंदर आती है। तो देखिए डेफिनेशन पढ़ लो, इट इज़ द फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर मेनी बायर्स और सेलर्स। देखो वैसे बायर्स तो सब में मैनी होते हैं, तो आप बायर्स वर्ड यूज भी नहीं करोगे तो इट्स ओके। मेनली तो सेलर्स का डिफरेंस होता है, बायर्स तो सब में ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ सेलर्स ही यूज किया गया है। इट इज द फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर मेनी सेलर्स ऑफ द प्रोडक्ट बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच सेलर इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर्स। इसका मतलब डिफरेंस किसका, रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी एंड पैकेजिंग। तो लिटिल बिट डिफरेंस होता है। एग्जाम्पल इसमें दे ही रखा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। यस सर। नाउ यस सर। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट, ओलिगोपोली। क्या आ गया, ओलिगोपोली मार्केट। तो ओलिगोपोली में अब आप खुद ही आप लोग ये बनाओ, तो डेफिनेशन क्या बनेगी। सर कैन आई ट्राई? There are only few sellers in oligopoly, first of all. Second, the basically the मतलब इसको ये नहीं कह सकते कि इसकी मोनोपोली से ज्यादा है, पर परफेक्ट कंपटीशन बहुत कम है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसका स्कोप थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है, लिमिटेड रहता है, और ये अपनी प्राइस क्या, प्रोडक्ट जो होगा वो डिफरेंस। हाँ प्रोडक्ट का डिफरेंस हो सकता है। तो देखो इसमें बेसिकली जो मेन डिफरेंस करेंगे वो क्या करेंगे कि इन द फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच आर द फ्यू सेलर्स, है ना, इन द मार्केट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं,
एंड दे आर हाईली इंटरडिपेंडेंट, ये वर्ड यूज करना पड़ता है। जैसे इसमें हमने यूज किया समवॉट डिफरेंट, तो यहाँ एक वर्ड यूज करना पड़ता है, दे आर हाईली इंटरडिपेंडेंट रिगार्डिंग द प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी। मतलब इसमें ये होता है कि जैसे जियो ने अगर कोई नया प्लान लॉन्च किया तो आइडिया और एयरटेल को भी करना पड़ेगा, अगर जियो ने प्राइस कम कर दी तो उनको भी करनी पड़ेगी। मतलब कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है यहाँ, कट थ्रोट मतलब गला काट प्रतियोगिता, मतलब इसमें बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होता है। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ही पहले बात तो देखो वो यहाँ पहुंचे हैं तो बहुत सारे सेलर्स को खत्म करके आए कंपटीशन करके, अब आके वो जो कंपटीशन रह गया ओनली वो कुछ लोगों में रह गया। तो अब वो जो उनका कंपटीशन इतना खतरनाक होता है कि अगर एक कोई नया प्रोडक्ट लाएगा तो दूसरों को लाना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं लाएगा तो पूरी कंट्री एज ए होल उसका मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसमें बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिशन होता है। अगर एक प्राइस, मतलब आपने जैसे वो चेस का गेम खेला है कभी, तो जैसे उसमें क्या होता है कि आपकी जो मूव है वो काउंटर अटैक होती है, अगर आपने काउंटर अटैक नहीं किया तो आप गेम से बाहर हो जाओगे। तो सेम वैसे इसमें भी काउंटर अटैक होता है, तो इसमें कट थ्रोट कंपटीशन होता है। तो इसका मतलब दे आर हाईली इंटरडिपेंडेंट रिगार्डिंग द प्राइस, क्वालिटी और पैकेजिंग। इसमें क्या होते हैं, बहुत ही हाईली इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर एक चेंज करेगा तो दूसरा इमीडिएटली उसको चेंज करना पड़ेगा, इवन चेंज ही नहीं करना पड़ेगा, उससे बेटर लेके आना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसमें आपको वर्ड याद रखना है कि दे आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। तो देखिए एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिए थे। तो देखिए इट इज़ द फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज ए फ्यू सेलर्स, ठीक है, ऑफ ए कमोडिटी एंड द लार्ज बायर्स, तो देखो सब में ज़्यादा होते ही हैं, एंड देयर इज ए हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, ये वर्ड याद रखना है। इसमें हाई डिग्री इंटरडिपेंडेंस रखना है अमंग द सेलर्स रिगार्डिंग देयर प्राइस एंड आउटपुट। इसका मतलब अगर एक प्रोडक्ट नया लाएगा, एक प्राइस चेंज करेगा तो बाकी भी उसके काउंटर अटैक करेंगे ही करेंगे, जो रियल लाइफ में भी आप देखते हो ऐसा होता है। यस और नो, होता है ऐसा? यस सर। हाँ सर, ये तो मंडी में हो जाता है कि अगर एक 10 में बेच रहा है तो दूसरा 9 पे बेचेगा, फिर तो होता ही रहता है। हाँ, तो नॉर्मली ये Competition high ज्यादा करके। उनमें होता है जहां सेलर्स कम होते हैं। ज्यादा ये कब होगा? जब सेलर्स कम होंगे, जब ज्यादा होगा, और जब सेलर्स बहुत ज्यादा होंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बस ये मान के चलो आप, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन। अब मोनोपोली की डेफिनेशन तो बहुत इजी है कि मोनोपोली मतलब दो वर्ड से मिलकर बना है, मोनो प्लस पोली मतलब सिंगल सेलर इन द मार्केट। तो हम बोलेंगे इट इज द फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच क्या होगा, ओनली वन सेलर इन द मार्केट एंड देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट। क्या क्या वर्ड यूज करना है कि मार्केट में इसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं होता है, यू हैव टू कंज्यूम इट, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, परचेज करना ही पड़ेगा, आप उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट में गए, अब आपको जैसे नॉर्मली क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लो आप, इलेक्ट्रिसिटी इन राजस्थान अगर गवर्नमेंट प्राइस बढ़ा देगी तो आपके पास कोई ऑप्शन है क्या, आपको तो क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और आपको कंज्यूम भी करना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट सेक्टर को नहीं देता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इसमें आके मोनोपोली क्रिएट करेगा और फिर वो क्या कर देगा, एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ ऐसी मोनोपोली क्रिएट हो सकती है जहाँ सिंगल सेलर होता है वो अपनी प्राइस कुछ भी रह सकता है, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी प्राइस रख सकता है, कुछ भी क्वान्टिटी। तो इसका मतलब इट इज़ द फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच ओनली वन सेलर इन द मार्केट एंड देर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट, मतलब उसका मार्केट में आपका कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं। जैसे हमने देखा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सब्सटीट्यूट होते हैं, बट इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलता है, तो यू हैव टू बाई इट, ताकि कुछ भी प्राइस पे करनी पड़े आपको। तो देखिए यहाँ मोनोपोली की डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज़ द फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देर इज ए सिंगल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट विथ नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। तो इसका मतलब नो क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब मार्केट में इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता। इज इट क्लियर? बाकी एग्जांपल्स Yes, मैंने sir. आपको दे दिए। तो इस तरीके से आप इस टेबल से, अब देखो ये टेबल क्या है, मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज कैसे हो गई, देखो इसी से अगर कोई क्वेश्चन आए कि डेफिनेशन तो वो इसी से बन जाएगी, इसी से अगर क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन द या राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मार्केट, कोई भी मार्केट के फीचर्स आपसे पूछ लिए, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आराम से आप ये बता सकते हो सेलर्स के बेसिस पे, ये यही क्या हो गए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ही हो गए ये। तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, 5 पॉइंट, तो यही बन गए आपके पास। तो इन 5 पॉइंट्स के भी पे आप लिख सकते हो, सबके अंदर ये कॉमन है। तो आप सेलर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, आप प्रोडक्ट का लिख सकते हैं, आप डिग्री ऑफ मोनोपोली का लिख सकते हैं, एंट्री एग्जिट का लिख सकते हैं, और ये तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट आप इसमें
ये सारा कंप्लीट मतलब करेक्टरिस्टिक्स का पार्ट इसमें आप कवर कर सकते हैं। तो एक करेक्टरिस्टिक्स का हो सकता है। फिर अगर कोई क्वेश्चन आता है डिफरेंस अमंग, तो आप डिफरेंस भी आराम से इसी से कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिस, ये जो करेक्टरिस्टिक्स है उन्हीं को बेसिस बना के हमने इनमें डिफरेंस कर दिया। तो इसे ऑल वन है, मतलब ऑल इन वन, ये टेबल जो है ऑल इन वन है। इसी से डेफिनेशन बना लेंगे, इसी से करेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे, इसी से हम डिफरेंस कर लेंगे। यस और नो? यस सर। अब ये वैसे तो ये देखो, आपको कोई इसका ऐसे स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ऑलरेडी ये नोट्स में बना हुआ है। ये टेबल वही है जो मैंने बनाई है बोर्ड पे, वही बना हुआ है। देखो टेबल पे यहाँ देखिए, नंबर ऑफ फॉर्म्स लार्ज, वेरिड बट नॉट टू मैनी, Q1 वही दे रखा है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट होमोजेनियस, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट दोनों होता है। वन टाइप, एंट्री फ्री, फ्री फ्री रेस्ट्रिक्टेड, डिग्री ऑफ मोनोपोली जीरो, लिमिटेड, और ये क्या होता है लिमिटेड और फुल, और ये प्राइस टेकर होता है। बाकी सारे क्या होता है प्राइस मेकर। तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है वो तो आपको आगे और समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो आई होप ये यहाँ तक समझ में आ गया क्या? तो हमारे सिलेबस में देखो डिटेल में क्या है, ओनली परफेक्ट कंपटीशन, बाकी हमारे सिलेबस से डिलीट हो गया है। तो अब परफेक्ट कंपटीशन हमारे सिलेबस में डिलीट है, तो मीनिंग तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे, और जैसे हम फीचर्स पढ़ेंगे तो हमारे को परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला फीचर्स इसमें क्या होता है। अब एक चीज़ आप और ध्यान रखिए, इसके जो फीचर्स का क्वेश्चन है वो एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। तो कैसे आता है वो पहले ही देख लो, ताकि आपको उसी तरीके से तैयार करना है कि जैसे आएगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग फीचर्स एज ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ए पॉइंट दे दिया जैसे मैनी बायर्स मैनी सेलर्स, और दूसरा दे दिया सपोज होमोजेनियस प्रोडक्ट। तो ऐसे आपको स्पेसिफिक नेम स्पेसिफिक आएंगे, एक दो फीचर्स आ सकते हैं, एक आ सकता है, एक आएगा तो 3-4 में आ सकता है, दो आएगा तो 6 मार्क्स में आएगा। तो एक पर्टिकुलर फीचर्स आपको वो एक्सप्लेन करवाएंगे। तो जब एक्सप्लेन करवाएंगे तो हमें पता है कि हमें पॉइंट याद करने से काम नहीं चलेगा, हमें उसकी डिटेल तैयार करनी है, हमारे को उसका एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है हर फीचर्स का। तो इसलिए इसमें मैं कीवर्ड्स बताऊंगा, तो आप उस तरीके से आप उसको पढ़ाई करेंगे कि हमें शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। तो सबसे पहले देखो फीचर्स हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का टॉपिक क्या है, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। उसका फर्स्ट पॉइंट है बाय डेफिनेशन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो अब देखिए इसके अंदर दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक तो डायरेक्ट आ गया कि एक्सप्लेन एज ए फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, एंड सेकंड जो आएगा वो आएगा कि एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ इट। ये भी एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने इसका इम्प्लीकेशन भी देखो यहाँ डाल रखा है। तो अगर इम्प्लीकेशन का क्वेश्चन आए तब तो आपको स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन ही लिखने हैं, मतलब यही आंसर तभी भी पूरा लिख दो। और अगर फीचर्स आए एज ए फीचर्स पूछे तो भी आपको ये पूरा आंसर लिखना है। तो दोनों के अंदर ही आप ये सेम आंसर लिखेंगे। बट ये ध्यान रखना कि इम्प्लीकेशन जो है उसके लिए हमने अलग से इम्प्लीकेशन दिए हैं, ताकि इम्प्लीकेशन में आप ये तो लिखे ही लिखेंगे। हाँ, एज ए फीचर्स अगर वो पूछ रहा है तो आंसर को बढ़ाने के लिए आप उसमें फीचर इम्प्लीकेशन और ऐड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की बात करें तो बाय नेम इज क्लियर है कि ये जो फॉर्म ऑफ मार्केट होता है वहाँ बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं मार्केट में, और वो एक ही तरह का प्रोडक्ट सेल करते हैं। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं जैसे वेजिटेबल मार्केट, जहाँ बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो इस तरीके से आप मीनिंग और एग्जाम्पल से पहले बता दो। ये तो हो गया एज ए फीचर। जैसे यहाँ दे रखा है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ ए कमोडिटी इन द मार्केट अकॉर्डिंगली लाइक एन इंडिविजुअल फर्म एंड इंडिविजुअल बायर्स इज ऑल्सो नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द प्राइस। और उसमें आप एक एग्जांपल दे सकते हैं जैसे वेजिटेबल मार्केट। तो उस तरीके से आप इसको बता सकते हैं ना। अब इसकी इम्प्लीकेशन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। तो इसका देखो फर्स्ट इम्प्लीकेशन जो है वो होगा जो सेलर्स है वो क्या होंगे, मार्केट में बहुत ज़्यादा होंगे। तो आप उनको बताना पड़ेगा कि अगर वो सेलर्स ज़्यादा हैं तो उसमें मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा, और ज़्यादा बायर्स है तो उस मार्केट में उसका क्या इंप्लीकेशन है। तो देखिए ज़्यादा सेलर्स होने की वजह से उनका मार्केट शेयर बहुत कम होता है। जैसे वेजिटेबल मार्केट ले लीजिए, उसमें बहुत सारे सेलर्स हैं जो आनियन या पटेटो कुछ भी सेल कर रहे हैं। तो बहुत सारे सेलर्स होने की वजह से एक सेलर जो है वो मार्केट में उसका जो मार्केट शेयर होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स हैं। तो अगर एक सेलर मार्केट से बाहर चला जाता है या अंदर आता है तो उसकी जो सप्लाई है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती। परफेक्ट कॉम्पिटिशन की वो सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। एक सिंगल सेलर पूरी मार्केट की सप्लाई को इफेक्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका मार्केट में उसकी जो सप्लाई का जो शेयर्स है वो बहुत ही कम है, बिकॉज बहुत सारे सेलर्स हैं। तो अब इससे इम्प्लीकेशन क्या आएगा, इससे इम्प्लीकेशन आएगा कि प्राइस रिमेन द सेम। मतलब
एक सेलर अगर आएगा जाएगा वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। तो देखो इसमें ये बता रखा है कि द इम्प्लीकेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट इज दैट द शेयर ऑफ ई सेलर इज टोटल मार्केट सप्लाई इज इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही कम होता है उसका। तो therefore no single seller can influence the market price by the changing in supply। तो एक सेलर अपनी सप्लाई को इंक्रीज डिक्रीज करके पूरी मार्केट की सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं, ये इसका इम्प्लीकेशन है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर परफेक्ट कंपटीशन में होने की वजह से एक सिंगल सेलर जो है वो मार्केट की जो सप्लाई है और जो प्राइस है उसको चेंज नहीं कर पाता है। तो ये इसका एक इम्प्लीकेशंस हो गया। तो ये हो गया किसका इम्प्लीकेशन, सिंगल सेल लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स का। ठीक है, अब आता है बायर्स का क्या है। इसमें बायर्स भी बहुत सारे, बायर्स देखो सब में ज्यादा होते हैं। तो बायर्स ज्यादा होने की वजह से सेम, अब डिमांड साइड आ जाओ कि बहुत सारे बायर्स होने की वजह से जो बायर्स है उनका जो डिमांड का जो शेयर है, टोटल मार्केट जो डिमांड है उसमें उसका शेयर बहुत कम होता है। तो एक बायर अपनी डिमांड को चेंज करके वो पूरी मार्केट की डिमांड को चेंज नहीं कर सकता। इसलिए इसका मतलब बायर्स के पास भी पावर नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं। भाई देखो प्राइस जो चेंज होती है वो किसकी वजह से होगा, या तो सप्लाई के चेंज होने से। भाई देखिए जैसे आगे हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ा हमने पढ़ा नहीं है बट मैं आपको आइडिया के लिए बता देता हूँ कि जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि प्राइस जो डिटरमाइन होती है वो आगे का पॉइंट है हमारा, बट मैं आपको पहले बता देता हूँ कि प्राइस जो डिटरमाइन होगी वो कैसे डिटरमाइन होगी। यहाँ हमने क्वांटिटी डिमांड सप्लाई ले लिया, यहाँ हमने क्या ले लिया प्राइस। तो ये सप्लाई होगा, आपने पहले देखो पहले डिमांड पढ़ा है सेपरेट, फिर आपने सप्लाई पढ़ा है, ये अलग अलग पढ़ा है। अब इसमें हम कंबाइंड करेंगे और जहाँ ये दोनों कंबाइंड होंगे वहाँ प्राइस डिटरमाइन हो जाता है, ये प्राइस डिसाइड हो जाती है। तो प्राइस डिटरमाइन कैसे होती है, थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई। तो अब चेंज कैसे होगी प्राइस, या तो सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो तभी प्राइस चेंज होगी, या फिर डिमांड इंक्रीज डिक्रीज हो, या आगे हम पूरा पढ़ेंगे। तो इसका मतलब प्राइस चेंज होने के लिए डिमांड सप्लाई को चेंज होना जरूरी है। तो अब यहाँ क्या है बच्चे कि बहुत सारे सेलर्स होने की वजह से वो पूरे मार्केट की सप्लाई को क्या करते हैं, चेंज नहीं कर सकते। तो सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा सॉरी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। ऐसे ही बहुत सारे बायर्स होने की वजह से एक बायर जो है वो डिमांड को कंट्रोल नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि उसका शेयर मार्केट में इनसिग्निफिकेंट होता है। तो इसलिए इन दोनों का इम्प्लीकेशन क्या आ गया कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर होने की वजह से और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होने की वजह से, दोनों की वजह से मार्केट में क्या होगी, प्राइस सेम रहेगी। बिकॉज ना तो सेलर्स जो है वो सप्लाई को इफेक्ट कर सकता है एक सिंगल सेलर, और ना ही एक सिंगल बायर डिमांड को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का ही जो शेयर है टोटल सप्लाई में वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। तो इस वजह से दोनों का इम्प्लीकेशन आ गया कि प्राइस रिमेन द सेम। ठीक है, और इसमें आ गया कि जब फर्म्स डिमांड कर्व बिकम ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो देखो इसमें क्या हो जाता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको भी, ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ये तो इसमें इंडस्ट्री होती है बेसिकली, ये तो होती है इंडस्ट्री, और यहां हम बात करते हैं कि ये होती है फर्म। तो आगे हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्म होती है ना वो यही प्राइस क्या करती है, टे करनी पड़ती है, क्योंकि वो प्राइस को क्या करती है, इन्फ्लुएंस तो कर नहीं सकती। तो जो मार्केट में प्राइस है उसी पे उसको बेचना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ जो इसका जो सप्लाई का जो है वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, the demand curve become a horizontal straight line perfectly elastic। तो ये डिमांड कर्व प्राइस लाइन ए आर ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसमें हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्राइस इसमें क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। प्राइस सेम क्यों रहेगी, तो हमने देखा कि बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स है, तो बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होने से वो इसके सप्लाई डिमांड को चेंज नहीं कर सकते और उस वजह से सेम ही प्राइस रहेगी। तो जो एक इंडिविजुअल फर्म है वो जो प्राइस मार्केट में है उसी पे उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। तो इसलिए उसका जो डिमांड कर्व है, जो प्राइस कर्व है, जो एआर कर्व है, वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से इसके इम्प्लीकेशन में आपको 3 कीवर्ड्स मार्क करने हैं। सबसे पहला कीवर्ड क्या होगा कि ये ले लेंगे हम शेयर्स ऑफ द ई सेलर। तो ये हम ले सकते हैं इसके अंदर, शेयर ऑफ ई सेलर इन द टोटल मार्केट सप्लाई इनसिग्निफिकेंट होता है। ऐसे ही हम इसमें ले सकते हैं कि सिंगल बायर शेयर्स
इन द टोटल मार्केट सप्लाई इज ऑल्सो इनसिग्निफिकेंट। तो दोनों का ही शेयर जो टोटल सप्लाई में क्या होता है उस इनसिग्निफिकेंट होता है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, प्राइस क्या रहेगी दोनों में, क्या रहेगी, दोनों की वजह से ही प्राइस क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इसी वजह से फिर हम कहेंगे कि जो सप्लाई, जो इसमें जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर होगा, जो प्राइस कर होगा, जो एआर होगा, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रेवेन्यू कर्व्स इन परफेक्ट कंपटीशन। तो वो हमेशा क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक। तो वहाँ भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि भाई परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम रहेगी, उसकी वजह से एआर, एमआर और डिमांड कर्व वो क्या होता है, सेम होता है। वही चीज़ हम यहाँ ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो बताइए, इस पर एक शॉर्ट नोट्स आराम से तैयार कर सकते हैं आप, यस और नो? तो दो तरीके से क्वेश्चन आ जाए, आपको यही आंसर लिखना है, चाहे उसके एज ए फीचर्स एक्सप्लेन करवाए, चाहे एज ए इम्प्लीकेशन, आपको ये पूरा आंसर एज इट इज लिखना है, ताकि आपका हाफ मार्क्स भी नहीं कटेगा। क्लियर? यस सर। अब एक समझ में आ गया तो अब आगे देखना, धीरे धीरे सारे समझ में आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट आता है बच्चा होमोजेनियस प्रोडक्ट। तो अब होमोजेनियस प्रोडक्ट में भी दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एज ए फीचर्स और एज ए उसके इम्प्लीकेशन। तो होमोजेनियस प्रोडक्ट क्या होता है, पहले ये बता दूं कि होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब द प्रोडक्ट इज वेरी सिमिलर in the color, size, packaging, they are very identical products। और एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं इसमें भी, जैसे वेजिटेबल मार्केट में जैसे ऑनियंस है तो ऑनियन वो ऐसे एग्जाम्पल भी देख बता सकते हैं। तो ये आप बता सकते हैं। अब आते हैं इसका इम्प्लीकेशन। देखिए इसका इम्प्लीकेशन में भी, इसमें भी 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, the implication of this feature is that all firm have to change the same price for their product। एनी अटेम्प्ट, अगर मान लो सपोज कोई फर्म क्या करता है, प्राइस को बढ़ाएगा, तो कोई भी बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उससे कोई भी नहीं खरीदेगा, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप वेजिटेबल मार्केट में गए, वहाँ बहुत सारे ऑनियन सेलर्स हैं, तो और वो सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो आप एक के पास गए, भैया कितने का दिया, उसने कहा कि भाई 20 रुपये पर केजी। दूसरे के पास गए 20 रुपये पर केजी। फिर आप एक थर्ड के पास गए, वो कहता है कि नहीं 25 पर केजी। तो बताओ आप क्या करोगे, उससे लोगे क्या 25 वाले से? नहीं लोगे, इवन उसको सुना के और आ जाओगे आप कि यार तू बड़ा स्पेशल है, सेम प्रोडक्ट है, पीछे वाले 20 में दे रहे हैं, आप 25 में दे। तो इसलिए मतलब सेम प्रोडक्ट होने की वजह से इन कलर, साइज, पैकेजिंग आप ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। और जैसे आप करने की कोशिश करोगे तो क्या हो जाएगा, आपसे कोई नहीं खरीदेगा, आपकी डिमांड, आपकी जो डिमांड है वो जीरो हो जाएगी। तो इसमें ये बता रखा है कि देखिए implication of this feature is that have charged the same price for their product. Any attempt by a firm to sell its product a higher price will fail, hence the feature ensure uniform price। तो इसलिए सारे क्या करेंगे, प्राइस चेंज नहीं कर सकते, ना वो कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते हैं। तो ज़्यादा तो समझ में आ गया क्यों नहीं कर सकते, और कम इसलिए नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि उनको लॉस हो जाएगा, पहले से वो पहले ही मार्जिन पे प्राइस है, तो वो ना ज़्यादा कर सकते ना कम कर सकते, उसी प्राइस पे वो ज़्यादा क्वांटिटी बेच के अपना प्रॉफिट कर सकते हैं, बाकी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। नाउ सिमिलरली द बायर्स आर नॉट रेडी। और अगर मान लो वही आ गया, बायर्स फिर खरीदेगा नहीं, क्योंकि बायर को पता है कि अगर बायर क्या करेगा, ज़्यादा प्राइस पे करेगा नहीं, तो इस वजह से वो ज़्यादा प्राइस कर भी नहीं सकता। तो इसमें लिखा है कि सिमिलरली द बायर नॉट रेडी टू पे द डिफरेंट प्राइस, क्योंकि पता है सेम प्रोडक्ट की वो प्राइस ज़्यादा पे करेगा ही नहीं। तो अगर वो कोशिश भी करेगा तो फेल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बायर क्या पता है कि सेम प्रोडक्ट की वो अलग प्राइस क्यों देगा, जब सेम प्रोडक्ट कम प्राइस से मिल रहा है तो उसी में खरीद लेगा। तो इस तरीके से 2 पॉइंट हो गए। नाउ अब आ जाएगा कि जीरो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मोनोपोली जो कंट्रोल होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएट नहीं होता, आइडेंटिकल होता है। तो जीरो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने से मोनोपोली नहीं होता, और मोनोपोली नहीं होने की वजह से उसका कोई कंट्रोल, एक फर्म का मार्केट में कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो देखिए जीरो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लीड टू जीरो डिग्री ऑफ मार्केट कंट्रोल और जीरो डिग्री ऑफ मोनोपोली कंट्रोल इन द मार्केट, अकॉर्डिंगली मिनिमम पॉसिबल प्राइस प्रिवेल इन द मार्केट। तो इसका मतलब क्या होता है, जो प्राइस होती है ना वो ऑलरेडी इतनी मिनिमम होती है कि उससे ज़्यादा आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट होता है उस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है। क्योंकि प्रोडक्ट देखो, प्राइस आप कब चेंज कर सकते हो, जब अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा अलग कर लो, सबसे थोड़ा सा उसको डिफरेंट करके आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस अलग कर सकते हो। बट यहाँ ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। तो सेम प्रोडक्ट होने से वहाँ क्या हो गया, जीरो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होने से आपका जीरो कंट्रोल हो जाएगा, जीरो मोनोपोली हो जाएगी। तो इसलिए आप मार्केट में प्राइस पे कोई भी आपका कंट्रोल नहीं होता है।
देन उसके बाद फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन डू नॉट हैव स्पेंड। अब इसका एक बेनिफिट भी होता है कि जब आपका प्रोडक्ट सेम ही है तो फिर आपको एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं करना पड़ता। भाई आपको ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सबका प्रोडक्ट सेम है। तो अगर आप करोगे तो उसका आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सबका ही ऐड होगा। तो आपको इसलिए एडवर्टाइजमेंट पे कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो आप मार्केट में जो भी एड्स आते हैं ना जिस भी प्रोडक्ट के, वो सारे मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली होते हैं। मोनोपोली को भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो इन लोगों को मार्केट में एडवर्टाइजमेंट पे, मार्केटिंग पे खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब इसमें 4 पॉइंट्स के कीवर्ड्स क्या होगा? सबसे पहला प्रोडक्ट्स है उसका हो जाएगा फर्स्ट, इसका जो कीवर्ड आ जाएगा वो आ जाएगी एनी अटेम्प्ट। एनी अटेम्प्ट ले लो आप। ये एनी अटेम्प्ट टू चार्ज हायर प्राइस ऑफ ए फर्म क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो बता दोगे? इसके अंदर आप ले लो कि बायर्स नॉट रेडी टू पे डिफरेंट प्राइसेस। बायर्स भी क्योंकि सेम प्रोडक्ट का वो भी ज़्यादा पे नहीं करेगा। इसमें आप ले सकते हो कि 0 डिग्री ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, और इसके अंदर ले सकते हो एडवर्टाइजमेंट, है ना, कॉस्ट। तो वो आपका, तो इस तरीके से 4 वर्ड्स याद करके आप पूरा एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। यस और नो? कर सकते हैं? तो मैं बहुत इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे। ये बच्चों को बहुत टफ लगता है और प्रॉपर आंसर बच्चे नहीं लिख के आते हैं और उनके मार्क्स कभी भी पूरे नहीं आते इसमें। बट मैं आपको इस बात का प्रॉमिस दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से आंसर लिख के आओगे ना, आपका वो हाफ मार्क्स भी नहीं कटेगा। ये 336 मार्क्स के दो आ जाते हैं। अगर 1 आएगा तो भी 3 पोस्ट में आएगा। तो आप इस तरीके से कीवर्ड्स याद करके उनको प्रॉपर तरीके से लिख के आओगे, आपका हाफ मार्क्स भी नहीं कटने वाला है। ठीक है? और इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि अब एक ही मार्केट है सिलेबस में, तो उसके फीचर्स का क्वेश्चन बनता है, डेफिनेटली बनता है। ठीक है? क्लियर ना? अब आता है परफेक्ट नॉलेज बच्चे। तो देखो इसको समझते हैं। अब परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या होता है? यहाँ परफेक्ट नॉलेज का मतलब है कि इन द परफेक्ट कंपटीशन जो बायर्स और सेलर्स दोनों क्या होते हैं? वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। मतलब परफेक्ट नॉलेज जैसे बायर्स को पता होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ परफेक्ट नॉलेज का मतलब। सपोज आपको टियार्जन विकियोरी बुक खरीदनी है, किसकी? माइक्रो इकोनॉमिक्स की। अब आपको बुक खरीदनी है और आपके पास ऑप्शन है, एक आपको मानसरोवर में मिल रही है, एक आपको टोंक फाटक मिल रही है, एक चौड़ा रास्ता मिल रही है। बताओ आप कहाँ से लेंगे? एग्जैक्टली इसका मतलब यू आर वेल इन्फॉर्म्ड। आपको पता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है वो परफेक्ट कंपटीशन है। यू आर फुली अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ये होमोजीनियस है। इस भाई आप ये देखो कि जो बुक आप मानसूर से खरीदोगे और जो टोंक फाटक से खरीदोगे, तो क्या उसके सिलेबस में चेंज आ जाएगा? क्या उसमें कोई चेंज आएगा? वो बिल्कुल सेम सिलेबस, सेम पैकेजिंग, सेम सब कुछ सेम मिलेगा। इसका मतलब प्राइस सेम ही रहनी है। तो अब आप इसका मतलब यू आर फुली अवेयर्ड, आपको परफेक्ट नॉलेज है मार्केट का, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट होमोजीनियस है। तो इसका मतलब ये किसी भी सेलर से खरीदो, इसकी प्राइस सेम ही रहेगी। तो आप अपने नियर से नियर बाई जो भी आपके पास होगा उसी से आप खरीद लेंगे। तो बस यही मतलब है इसका। तो देखो, इट मीन्स द बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर फुली इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट मार्केट एंड इनपुट मार्केट। मतलब प्रोड्यूसर इनपुट मार्केट में फुली अवेयर्ड है, क्योंकि उसको पता है कि जो उसके इनपुट अवेलेबल है वो भी पूरे मार्केट में एक जैसे ही हैं। तो वो क्या करता है, अपने लोकल से लोकल इनपुट को यूज़ कर लेता है। बाकी तो क्या करते हैं, इनपुट को अलग अलग जगह से यूज़ करके अपनी कॉस्ट को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। बट यहाँ तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि सारे इनपुट मार्केट में क्या रहेंगे? सेम ही रहेंगे। तो इसलिए उसको इनपुट का पता होता है, तो इनपुट सेम यूज़ करेगा, लोकल से लोकल यूज़ करेगा, तो उसके कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगी। और वैसे ही बायर्स को भी पूरा पता होता है, तो वो भी क्या करेगा, अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कुछ भी नहीं लगाएगा, वो नियर बाय नियर से खरीद लेगा। तो बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर अवेयर दैट द प्रोडक्ट सोल्ड बाय द डिफरेंट फर्म्स आर होमोजीनियस एंड दस नो बायर्स विल ऑफर ए प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग वन एंड नो सेलर विल सेल एट ए प्राइस लोअर। तो ये हो ही नहीं सकता। यही परफेक्ट नॉलेज होता है। तो परफेक्ट नॉलेज मतलब बायर्स को पता है कि प्रोडक्ट सेम है, इस वजह से ना तो एक बायर्स प्रोडक्ट की ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है या कम कर सकता है, और ना ही जो कंज्यूमर है वो पे करेगा। तो ये फुली अवेयरनेस होती है उनके अंदर। तो ये आपने बता दिया। अब इसकी इंप्लीकेशन देखियो क्या होगा। तो फर्स्ट इंप्लीकेशन इसमें दे रखा है कि द इंप्लीकेशन ऑफ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट मार्केट इज दैट एनी अटेम्प्ट ऑफ द एनी फर्म टू चार्ज हायर प्राइस। तो ये हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि अगर कोई फर्म गलती से भी हायर प्राइस चार्ज करेगा तो कंज्यूमर को पता है कि ये प्रोडक्ट सेम है, तो उसे खरीदेगा ही नहीं। तो इसलिए ऐसा वो कर ही नहीं सकता।
क्योंकि जो बायर्स है उसको वो फुली अवेयर है प्रोडक्ट के बारे में, तो आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो द इम्प्लीकेशन ऑफ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द परफेक्ट प्रोडक्ट इज दैट एनी अटेम्प्ट बाय एनी फर्म टू चार्ज ए प्राइस हायर देन द प्रिवेलिंग यूनिफॉर्म प्राइस विल फेल, एंड सो नो फर्म विल चार्ज द लोअर प्राइस ड्यू टू द इग्नोरेंस, कि वो देखे कि भाई यार कंज्यूमर को इग्नोरेंस है, वो जानता नहीं है, इसलिए वो प्राइस चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो फुली इन्फॉर्म्ड है, उसको पता है, तो कभी भी आपको, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या आ गया कि अल्टीमेटली प्राइस क्या रहेगी, सेम ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि सेम प्रोडक्ट का वो प्राइस पे नहीं करेगा, क्योंकि एवरी बायर्स है वो फुली अवेयर्ड है अबाउट द प्रोडक्ट फीचर्स एंड एवरीथिंग, तो वो इसलिए नहीं करेगा। नाउ सेकंड आ गया कि द इम्प्लीकेशन ऑफ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द इनपुट, तो एक तो बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट बना दिया, एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया। तो ऐसे ही अब जो प्रोड्यूसर है उसको भी पता है कि मार्केट में जो इनपुट्स है वो कहीं से भी खरीदो आप, वो सेम ही प्राइस के सेम ही फीचर्स के मिलेंगे, तो इसलिए वो भी क्या करेगा, फुली अवेयर है, तो वो भी ज़्यादा प्राइस पे नहीं करेगा। भाई इनपुट की प्राइस ज़्यादा पे नहीं करेगा, तो उसकी कॉस्ट भी क्या आएगी, सबकी कॉस्ट सेम ही आएगी। तो जब इनपुट सबके लिए सेम है तो सबकी कॉस्ट भी सेम आएगी, जबकि कॉस्ट सेम आएगी तो सब प्राइस भी सेम रखेंगे। तो एक रीज़न ये भी है कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेम रहने का मतलब, क्योंकि उनके जो इनपुट कॉस्ट आती है वो सबकी सेम ही आती है, बिकॉज सबका इनपुट क्या होता है, होमोजीनियस ही होता है, तभी प्रोडक्ट भी होमोजीनियस होता है और प्राइस भी क्या होती है, होमोजीनियस होती है। तो द इम्प्लीकेशन ऑफ परफेक्ट नॉलेज अबाउट द इनपुट मार्केट इज फर्म हैज ए इक्वल एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी और इनपुट, तो सबके पास सेम ही एक्सेस, सेम ही उनकी प्राइस, सेम ही कॉस्ट होती है। सो नो फर्म हैज एनी कॉस्ट एडवांटेज, तो इसलिए किसी भी फर्म को, तो ये दोनों पॉइंट यही बता रहे हैं कि अल्टीमेटली प्राइस क्या रहेगी, परफेक्ट नॉलेज की वजह से मार्केट में अगेन परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस है। तो ये तीनों रीजन ऐसे हैं जिनकी वजह से ओवरऑल मार्केट में प्राइस क्या रहेगी, सेम। तीन रीजन कौन से, सबसे पहला मेनी बायर्स मेनी सेलर्स, सेकेंड होमोजेनियस प्रोडक्ट, और थर्ड क्या हो गया, परफेक्ट नॉलेज। तो दीज आर द थ्री फीचर्स जिनकी वजह से ओवरऑल मार्केट में प्राइस क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो और वो क्यों रहेगी उसकी डिटेल हम आराम से इनमें बता देंगे। तो इसमें एक बार हम ये इनपुट देखो, इसमें लिखा हुआ है कि परफेक्ट अबाउट द इनपुट मार्केट एंड द ईच फर्म हैज इक्वल एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड देन द इनपुट यूज इन द प्रोडक्ट, नो फर्म हैज एनी कॉस्ट एडवांटेज, ऑल द फर्म हैव ए यूनिफॉर्म कॉस्ट स्ट्रक्चर, और इसी वजह से वो उनको यूनिफॉर्म प्राइस रखेंगे। तो जब कॉस्ट ही सेम आएगी तो प्राइस भी सेम रहेगी, तो अल्टीमेटली प्राइस सेम रहेगी। और पहले वाले फीचर में क्या बताया कि जो बायर्स है वो फुली अवेयर है अबाउट द प्रोडक्ट, उसके फीचर और वो, तो वो हायर प्राइस पे करेगा ही नहीं, तो इस वजह से एक फर्म है ना वो हायर प्राइस चार्ज भी नहीं कर सकती। तो बताइए पॉइंट क्लियर है क्या? पॉइंट्स को मिला के एक इसका ये पॉइंट यहाँ पहले ये कवर कर लेते हैं हम, ये वाला। ये देखिए बच्चे, ए फर्म इज ए प्राइस टेकर एंड एन इंडस्ट्री इज ए प्राइस मेकर। ये एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एक्सप्लेन हाउ इन द परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म इज ए प्राइस टेकर एंड द इंडस्ट्री इज ए प्राइस मेकर। ये क्वेश्चन आ जाता है सेपरेट, तो सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल एज इट इज। तो फिर इसमें आंसर कैसे लिखोगे आप? तो इसमें आंसर आपको वो तीनों पॉइंट यहाँ लिखने हैं। देखो तीनों पॉइंट के बारे में बता रखा है कि प्राइस सेम रहती है, तो क्यों सेम रहती है, वही तीनों। देखो होमोजेनियस प्रोडक्ट के बारे में बताना है शॉर्ट में, मेनी बायर्स मेनी सेलर्स के बारे में बताना है, और परफेक्ट नॉलेज, वो तीनों के बारे में बताना है। और फिर आपको क्या बताना है, डायग्राम बताना है। अभी डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ समझाया था, ये वाला डायग्राम है, यहाँ क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई हमने ले लिया, ये डायग्राम हम ले लिया, ये इंडस्ट्री और फर्म। अब इंडस्ट्री और फर्म में क्या डिफरेंस होता है हमने पहले पढ़ा है कि इंडस्ट्री क्या होती है, ए सेट ऑफ फर्म्स होती है, और जो फर्म होती है वो एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री। जैसे आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, वो सब मिला के तो इंडस्ट्री हो गया। और केवल अगर मैं वोडाफोन आइडिया की बात करूं या जियो की बात करूं तो वो क्या है, फर्म है। तो ये हम पहले भी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में समझ चुके हैं कि फर्म क्या होता है और इंडस्ट्री क्या होता है। ये क्लियर है ना, फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है? तो जैसे अभी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, तो वो आपस में क्या कर लेते हैं, दोनों मिलके प्राइस को डिसाइड कर लेते हैं एक बार्गेनिंग करके। अभी डिटर्मिनेशन तो हम आगे पढ़ेंगे ही। अब ये प्राइस डिसाइड करने के बाद में एक फर्म को क्या करना पड़ता है, प्राइस टेक ही करनी पड़ती है, ये प्राइस पे बेचना पड़ता है। तो ऐसा क्यों, वाई, यही क्वेश्चन है कि वाई ए फर्म इज ए प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज ए प्राइस मेकर। तो ये आंसर आपको देना है कि आखिर ये फर्म जो है प्राइस टेकर क्यों है, इसी प्राइस पे इस फर्म को बेचना क्यों पड़ेगा, वो ज़्यादा क्यों नहीं रह सकती, कम नहीं क्यों नहीं रह सकती। तो उसके वो तीन ही रीज़न लिखने हैं आपको। फर्स्ट कि
बहुत सारे सेलर्स हैं, तो बहुत सारे सेलर्स होने की वजह से आप अगर प्राइस कम करोगे, सॉरी ज़्यादा करोगे तो आपसे कोई नहीं खरीदेगा। कम आप कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपको लॉस हो जाएगा, तो ना आप ज़्यादा कर सकते ना कम। फिर होमोजेनियस प्रोडक्ट है तो अगेन सेम प्रोडक्ट की आप प्राइस ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। फिर परफेक्ट नॉलेज है, तो बायर्स को परफेक्ट नॉलेज है तो आप उनको, उनकी इग्नोरेंस है, ये नहीं समझ सकते कि वो इग्नोर है या उनको पता नहीं है, तो आप वैसे भी नहीं कर सकते। तो इस वजह से वो तीनों रीजन की वजह से फर्म जो है वो जो इंडस्ट्री में प्राइस डिसाइड होगी उसी पे उसको बेचना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इज ए प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। तो इस तरीके से आपको ये पूरा पढ़ना है। तो पहले देखो इसमें तीनों पॉइंट दे रखे हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट, द नंबर ऑफ फर्म्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज लार्ज, फर्म का दे दिया, वहाँ तो मैंने डिटेल में पढ़ा था, यहाँ शॉर्ट में बता दो। फिर होमोजेनियस प्रोडक्ट का दे दिया, और फिर परफेक्ट नॉलेज का तो ब्रीफ में बता दो। उन्हीं तीनों पॉइंट को यहाँ ब्रीफ में बता दिया। फिर आपको ये डायग्राम बता देना है, ये इंडस्ट्री का डायग्राम हो गया फर्म का, और फिर उसके से नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। तो अब इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ो आप, ये समझ में आ गया और डायग्राम समझ में आ गया। डायग्राम का नीचे एक्सप्लेनेशन है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, तो क्योंकि ऊपर तो आपको क्या करना है, शॉर्ट में वही तीनों फीचर्स के बारे में लिखना है। तो एक बार इस डायग्राम के नीचे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, इसको पढ़ो, इसमें कोई दिक्कत है क्या? रीड आउट। ठीक है, सब कुछ वही लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन क्लियर है क्या? तो इस तरीके से ये हमारे ये एज ए फीचर भी हो सकता है ये पॉइंटर, ये वैसे आपकी बुक में सेपरेट दे रखा है तो उस हिसाब से सेपरेट भी बनता है इस पे। चलो अब आगे चलते हैं। देखो आज का जो फीचर्स है नेक्स्ट वो है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन देर आर क्या होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी फर्म जब चाहे क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है, और जब चाहे क्या कर सकती है, एग्जिट कर सकती है। तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। तो वो रेस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं होती, इसका रीज़न देखिए कि परफेक्ट कंपटीशन में बेसिकली जो फ्री एंट्री एग्जिट, ये तो मैंने बता ही दिया कि कभी भी वो आ सकती है, कभी भी जा सकती है। तो पहले तो आप ये बता दोगे ना, अब इसमें बताओगे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है। तो इम्प्लीकेशन बच्चे इसके देयर विल बी टू इम्प्लीकेशंस, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन। ये शॉर्ट रन में इसका इम्प्लीकेशन अलग होगा और लॉन्ग रन में क्या होगा, अलग होगा। तो जैसे सपोज शॉर्ट रन में क्या होगा कि अगर देखिए हमने डिस्कस किया था, अगर हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा था और अगर आपको याद हो तो उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि नॉर्मल प्रॉफिट और शायद ये विजिबल नहीं होगा, एक मिनट। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट ये डिस्कस किया था। तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, यस और नो? जिन्होंने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ा उनको पता है, हमने तीन डिस्कस की थी कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और सब नॉर्मल। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि MRMC अप्रोच के अकॉर्डिंग यहाँ क्वांटिटी या तो यूनिट्स आ जाएगी, सॉरी, MRMC अप्रोच यहाँ आ जाएगा AR MR MC AC, ये सारे आ जाते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ये AR इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू P इक्वल्स टू D, ये सारा हमने पढ़ा है। अब इसमें हम क्या बनाते हैं, MRMC अप्रोच बनाएंगे। तो MRMC अप्रोच बना देंगे, तब इसमें क्या करेंगे, ये हमने क्या बना दिया MC, तो ये क्या बन गया MRMC अप्रोच। जिन्होंने पढ़ा उनको पता है कि ये MRMC अप्रोच हो गया जहाँ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है, चाहे MR इक्वल्स टू MC होता है। अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्यों होता है, कैसे, सारा हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। अब इसी डायग्राम से हमें बताना होता है कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो जैसे अब इसी के अंदर हम किसकी एंट्री कर दें, अगर इसके अंदर हम एवरेज कॉस्ट की एंट्री कर दें, तो देखो ये एवरेज कॉस्ट बना दें हम, ऐसे ये बन गया AC। तो AC का जो मिनिमम पॉइंट है वो किसको टच कर रहा है, AR को। तो ये सिचुएशन क्या हो जाती है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू जहां TR इक्वल्स टू TC, यह हमने पढ़ा था AR इक्वल्स टू AC।
तो ये देखो ए आर इक्वल टू ए सी हो गया, यहाँ तो नॉर्मल प्रॉफिट है। अब अगर ए सी, देखो अब ए सी की कंडीशन, 3 कंडीशन हो सकती है ए सी की। ए क्या हो सकती है कि ए सी इससे नीचे आ सकता है। ये कंडीशन क्या हो सकती है कि ए सी किसी भी रीजन से, मतलब आपकी कॉस्ट आपने कम कर ली और जिससे आपकी ये एवरेज कॉस्ट यहाँ आ गई, ये एवरेज कॉस्ट आ गई, तो ये पूरा क्या हो गया, पहले कॉस्ट इतनी थी अब कॉस्ट इतनी हो गई, किसी रीजन से आपने कॉस्ट कम कर ली, कोई भी रीजन हो सकता है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, प्रॉफिट। ये वाला पार्ट क्या हो गया, प्रॉफिट, जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट बोलते, अब नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं। और अगर कॉस्ट आपकी बढ़ गई किसी भी रीजन से, तो ये केस क्या हो गया, लॉस। ये वाला केस क्या है, लॉस हो गया, कि कॉस्ट ज्यादा हो गई, आपका रेवेन्यू कम है। देखो यहाँ तो कॉस्ट और रेवेन्यू सेम है, अब रेवेन्यू क्या है, यहाँ क्या हुआ, कॉस्ट कम हो गई और रेवेन्यू ज्यादा हो गया, तो जब रेवेन्यू ज्यादा होगा और कॉस्ट कम तो प्रॉफिट होगा। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ कॉस्ट ज्यादा हो गई और रेवेन्यू कम हो गया। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा था पूरा। तो ये 3 सिचुएशन होती है, नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस। 3 कंडीशन हमने पहले पढ़ी थी, मैंने एक बार वापस रिकॉल करवा दिया आपको। तो देखिए फ्री एंट्री एग्जिट के इम्प्लीकेशन शॉर्ट रन में इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी रह सकता है फर्म को, अब नॉर्मल प्रॉफिट भी रह सकता है और लॉस भी रह सकता है, पर वो डिपेंड इस पे करता है कि वो पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है। अगर वो प्रॉफिट लेवल पे ऑपरेट कर रही है तो सबको प्रॉफिट ही होगा, अगर लॉस पे कर रही है तो लॉस को। क्यों, क्योंकि शॉर्ट रन में फ्री एंट्री एग्जिट पॉसिबल नहीं है। फ्री एंट्री एग्जिट मतलब कि आप बिजनेस को वाइंड अप भी नहीं कर सकते और स्टार्ट भी नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि देखो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको टाइम लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, फैक्ट्री बिल्डिंग ये सब कुछ आपको टाइम लगता है। तो शॉर्ट रन का मतलब बहुत टाइम कम होता है, तो इसलिए ना तो आप उसको सेल आउट कर सकते, इतना कम पीरियड होता है वो, और ना ही आप नया सेटअप लगा सकते। तो अगर आपको लॉस हो रहा है, सपोज शॉर्ट रन में लॉस हो रहा है, शॉर्ट रन में आपको लॉस हो रहा है, आपकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है, लॉस्ट हो रहा है, और आप विड्रॉल करना चाहते हो तो विड्रॉल भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी फर्म्स एंट्री करना चाहती है तो एंट्री भी नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। तो इसका मतलब जो भी कंडीशन है उसी कंडीशन में आप रहोगे। अब वो कंडीशन तीनों में से कोई भी रह सकती है, कि वो नॉर्मल प्रॉफिट भी रह सकता है, अब नॉर्मल भी रह सकता है और लॉस भी रह सकता है। बट इन द लॉन्ग रन में क्या होगा, देयर विल बी फ्री एंट्री एग्जिट, मतलब आप इजीली अपने विड्रॉल, अपने बिजनेस को वाइंड अप भी कर सकते हो और नया बिजनेस स्टार्ट भी कर सकते हो, इतना टाइम होता है हमारे पास। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर लॉन्ग रन में सब फर्म को लॉस हो रहा है तो फर्म फिर छोड़ के चली जाएगी। तो जैसे फर्म छोड़ के चली जाएगी तो वापस इनमें कॉम्पिटिशन होगा, प्राइस बढ़ेगी, ये वापस यहाँ आ जाएगा और नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगी। फर्म चली जाएगी तो उसके बाद वापस नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर लॉस प्रॉफिट हो रहा है, शॉर्ट रन में प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग रन में सॉरी, तो और फर्म एंट्री करेगी, कंपटीशन बढ़ाएगी और उससे क्या हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगी, मतलब एसी आपका कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, वापस नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। पहले प्रॉफिट हो रहा था, अब जैसे वापस क्या होगा, और फर्म्स आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगी और आपको नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसका मतलब लॉन्ग रन के अंदर हमेशा ही परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा, बिकॉज ऑफ फ्री एंट्री एग्जिट। अगर शॉर्ट रन में लॉस हो रहा है, सॉरी लॉन्ग रन में अगर लॉस हो रहा है तो बहुत सारी फर्म्स क्या करेगी, इतना टाइम होता है कि वो विड्रॉल कर सकती है, तो वापस नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बहुत सारी फर्म एंटर करेगी, कंपटीशन होगा, प्राइस बढ़ेगी, वापस नॉर्मल। तो इसका मतलब ड्यू टू द फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन द लॉन्ग रन परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा ही नॉर्मल प्रॉफिट होगा, बट शॉर्ट रन में इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो यही इसका सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपने बता दिया, फर्म कैन एंटर एंड लीव एनी इंडस्ट्री, देयर इज नो आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस, जैसे कोई कॉपीराइट ऐसा कुछ इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। रिक्वायरमेंट ऑन द एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म इज पॉसिबल, ठीक है। Here we need to understand the concept of short run and long run। तो ये short run long run का concept तो हमने प्रोडक्शन में समझ ही लिया था कि short run का मतलब इकोनॉमिक्स में कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम चेंज नहीं कर सकते, long run का मतलब all the factors of production हम चेंज कर सकते हैं। तो short run long run का हमने कॉन्सेप्ट पहले समझ लिया कि short period by definition too short for the existing firms to leave the industry as well as too short for the new firm to join the industry। The long is long, इस सब आपको मैंने बता दिया कि short run में पॉसिबल नहीं होता है कि आप
आप अपने बिजनेस को वाइंड अप करो तो उसको सेल आउट करना, उसमें टाइम लगता है, वो भी पॉसिबल नहीं है, नया बिजनेस भी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो उस तरीके से उन्होंने डिफाइन कर रखा है। उसके बाद में इसके इम्प्लीकेशंस बता रखे हैं। तो देखिए इम्प्लीकेशंस देखें तो देखिए this feature ensures that each firm earn just a normal profit in the long run. Suppose the existing firms are earning abnormal profit, new firms will join the industry. मैंने जो सब कुछ बताया ना एज इट इज लिखा हुआ है। The market supply will क्या होगा, इंक्रीज, तो मार्केट सप्लाई बढ़ेगी। ये प्रॉपर बता देना, ये थोड़ा मिस कर दिया था मैंने कि जैसे नई फर्म आएगी तो उससे मार्केट सप्लाई बढ़ेगी और मार्केट प्राइस विल फॉल, तो मार्केट प्राइस फॉल होगी और क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि नई फर्म एंटर करने से कंपटीशन होके वो सारा प्राइस खत्म हो जाएगा। इन केस ऑफ लॉस तो वाइस वर्सा कर दो कि लॉस के अंदर फिर फर्म्स क्या करेगी, एग्जिट करेगी और उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी लीव करेगी एंड मार्केट सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी और प्राइस विल इंक्रीज और उसकी वजह से उसको नॉर्मल प्रॉफिट होने लग जाएगा। बट ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड एंट्री एंड एग्जिट रूल्ड आउट, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ए फर्म में ऑपरेट अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, वो किसी में भी रह सकती है। तो ये मैंने आपको पूरा पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके इम्प्लीकेशन में हम दो पार्ट कर देंगे, दो कीवर्ड ले लेंगे, एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन, ऐसे बता देंगे और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरीके से लिख देंगे। बताओ कोई डाउट, एनी डाउट इन दिस? नो सर। बहुत इजी है और पढ़ना कोई दिक्कत आएगी बाद में रिवीजन करेंगे ही और आपको सॉल्व करवा देंगे ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज परफेक्ट मोबिलिटी। नेक्स्ट फीचर हमारा क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी। अब ये परफेक्ट मोबिलिटी का वैसे देखो मैंने इनडायरेक्टली ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये परफेक्ट मोबिलिटी परफेक्ट नॉलेज में हमने किया था इसको, इन दोनों को ही, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट और परफेक्ट मोबिलिटी, ये दोनों मैंने परफेक्ट नॉलेज वाला पॉइंट में डिस्कस किया था इनडायरेक्टली। बट अभी हम डिस्कस करें तो परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब होता है कि इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर परफेक्टली मोबाइल फ्रॉम वन फर्म टू अनदर फर्म। मतलब शॉर्ट में हम क्या बोले कि द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इक्वली एक्सेसिबल फॉर द ऑल द फर्म्स। का मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सारी फर्म के लिए इक्वली होते हैं, ना तो मार्केट में कहीं शॉर्ट होता है ना कहीं एक्सेस होता है। अगर ऐसा नहीं होगा कि सारी फर्म के लिए की एक्सेस इक्वल नहीं होगी और सपोज कहीं शॉर्टेज होगी कहीं एक्सेस होगा, तो फिर तो क्या होगा, सबकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। और जब कॉस्ट अलग हो जाएगी तो फिर परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कॉस्ट अलग होगी तो प्राइस भी अलग रखेंगे, प्रोडक्ट का फीचर्स भी अलग, सब कुछ अलग हो जाएगा। तो ये परफेक्ट मोबिलिटी एक कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है फॉर द परफेक्ट कंपटीशन कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो दे कैन इजीली मूव फ्रॉम वन फर्म टू अनदर। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब भी आईआईएस में जॉब कर रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ या किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, वहाँ मेरे को सैलरी मिल रही है, बट उससे वाई के अंदर सपोज मेरे को सैलरी ज़्यादा मिल रही है, तो मैं क्या करूँगा, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, एक्स को छोड़ेंगे और वाई को ज्वाइन कर लेंगे। तो फिर वाई में क्या हो जाएगा, वहाँ भी कंपटीशन होने की वजह से वहाँ की सैलरी भी एक्स के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ क्या होता है कि अब ऐसे ज्वाइन करने का मतलब ये है कि उनको ज्वाइन करने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन को मतलब नियर बाई होता है सब कुछ, तो इजीली क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म को छोड़ के दूसरी फॉर्म में जा सकते हैं। तो इसका मतलब जहाँ प्राइस ज़्यादा होगी वो वहीं मूव कर जाएंगे और वहाँ जाके भी वो क्या कर देंगे, कॉम्पिटिशन क्रिएट करके। तो इसका मतलब पूरे मार्केट में ही उनकी जो प्राइस है जो रहेगी वो सेम ही रहेगी, बिकॉज दे आर परफेक्टली मोबाइल। अब क्या होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम स्विच नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती है, कई बार एनवायरनमेंट होता है, कई बार डिस्टेंस होती है, कई बार बहुत सारी एटमोसफियर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ऐसा नहीं होता, वहाँ वो दे कैन ईजिली मूव और दे आर मतलब इक्वल एक्सेस होती है सबके लिए। तो ये सेंस में बता रखा है। तो दिस मीन्स दैट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स आर फ्रीली मूव फ्रॉम द पार्ट ऑफ मार्केट ऑफ द लोअर प्राइस टू द पार्ट ऑफ द हायर प्राइसेस। तो वो मैंने जैसे बताया कि एक्स और वाई का एग्जाम्पल, तो इस तरीके से वो इजिली मूव करते हैं और मूव करने की वजह से जहाँ हायर प्राइस है वहाँ भी कॉम्पिटिशन करके वो वापस प्राइस कम कर देंगे। देयर इज ए परफेक्ट मोबिलिटी इन द मार्केट, बोथ द गुड्स
and the factors of production and there should be no restriction on their movement। तो उनकी मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि उनके लिए कोई एक्स्ट्रा मतलब उनके लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगेंगे, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगेगा, या उनके लिए एक्स्ट्रा कुछ जैसे सपोज उनको इनकम्फर्टेबल नहीं होगा, मतलब वो इजीली यहाँ काम करे कहीं और आसपास में वहीं करेंगे तो उनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इस वजह से वो इजीली मूव कर जाते हैं। अगर उन पर कोई रेस्ट्रिक्शंस आती है तो फिर वो मूव नहीं करते। आप देखिए द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस फीचर इज दैट द मार्केट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू ऑल द पार्ट ऑफ द मार्केट एंड देयर कैन नॉट exist a shortage of the commodity and the factors of production in some part of the market and their abundance in the other पार्ट्स ऑफ द मार्केट। मतलब एक मार्केट में या एक एरिया में ना एक्सेस हो सकता ना शॉर्ट हो सकता, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो फिर तो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर एरिया के जो प्रोड्यूसर्स है उनके लिए तो अलग कॉस्ट हो जाएगी, उसके अलग, तो परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट में यही बता रखा है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या जो गुड्स एंड सर्विसेज है दे आर इजीली मूव फ्रॉम वन फर्म टू अनदर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ शॉर्टेज नहीं होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में ना शॉर्टेज होता है ना एक्सेस होता है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ऑल फर्म्स है उनके लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इक्वली एक्सेसिबल है, और उसी वजह से उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर वो क्या रहता है, सेम रहता है। इसी वजह से वो क्या रखते हैं, प्राइस सेम रख पाते हैं और परफेक्ट कॉम्पिटिशन का एग्जिस्टेंस होता है, अदरवाइज होगा ही नहीं, अदरवाइज फिर वो परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या? एक बार रीडिंग लगा लो, कोई डाउट है तो बताओ। अब बच्चे आते हैं नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कोस्ट है ना, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कोस्ट, ये भी हम ऑलरेडी भी डिस्कस कि जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि अगर आपको एज ए कंज्यूमर बात कर लेते हैं, एज ए प्रोड्यूसर, अगर आपको एज ए कंज्यूमर मान लो सपोज मैंने कहा था कि आपको अगर टीआरजेन विकी या इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक खरीदनी है तो आपके पास 3 ऑप्शन है कि आप मानसर रोड से खरीदें, टॉक रोड से खरीदें और कहाँ से खरीदें, चौड़ा रास्ता से। तो आप कहाँ से खरीदोगे बताओ? कल पूछा था मैंने आपसे क्वेश्चन, कहाँ से खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे? एनीवन? नियरेस्ट होगा उधर से खरीदेंगे। ऐसा क्यों, रीजन? बिकॉज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, भाई आप देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, हाँ ट्रांसपोर्टेशन सॉरी मैं बात कर रहा था कि प्राइस जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस हर जगह सेम रहती है, चाहे आप वो सिटी से खरीदो, चाहे वो टोंक रोड से खरीदो, चाहे वो मानसर रोड से खरीदो, प्राइस तो सेम रहनी है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है तो, और बहुत सारे सेलर्स होते हैं तो प्राइस तो सेम रहनी है। अब सेम प्राइस पे अगर मान लो आप जाके चौड़ा रास्ता से खरीदोगे तो आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ जाएगी अननेसेसरी, तो इसलिए, और अगर मान लो आप थोड़ा स्टंट मारते गए तो आपका चालान वालान हो गया तो इस वजह से तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो इसका मतलब आपको फिर अननेसेसरी कॉस्ट, तो इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है अगर प्राइस में डिफरेंस आता तो फिर आप ऐसा कर सकते थे कि शायद हो सकता है सिटी से भी खरीद सकते थे, बट ऐसा डिफरेंस तो आना नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इसलिए मतलब कंज्यूमर के लिए भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द परफेक्ट नॉलेज एंड द प्राइस इन द मार्केट सेम रहती है और वो परफेक्ट नॉलेज होता है उनको। सेम वैसे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर को भी पता होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उनको मानसरोवर में मिल रहे हैं, और वही अगर मान लो सपोज कहीं और दूसरे मार्केट में मिल रहे हैं, कहीं भी मिल रहे हैं, तो उनको पता है कि किसी मार्केट से वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कर देंगे पर परफेक्ट कंपटीशन गुड्स, तो वो उनकी कॉस्ट हर जगह क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, उनकी प्राइस सेम ही रहेगी। तो इसलिए उनके लिए भी फिर क्या हो जाएगा, अगर वो डिफरेंट एरिया से डिफरेंट मार्केट से खरीदेंगे तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए दोनों के लिए क्या हो जाती है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो हो जाती है, बिकॉज ऑफ परफेक्ट नॉलेज उनको पता होता है कि इस मार्केट में इनकी प्राइस क्या रहती है, सेम रहती है। तो देखो इसमें लिखा है कि फॉर द वन प्राइस टू प्रिवेल थ्रू आउट द मार्केट, भाई पूरी मार्केट में प्राइस सेम ही रहती है, चाहे वो प्रोडक्ट ले लो या वो इनपुट ले लो, और द मार्केट इट इज एसेंशियल दैट देयर इज नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर वाइल द बाइंग ए कमोडिटी फ्रॉम द डिफरेंट सेलर्स and location of different seller in the market does not affect the price and no seller is close or far to of group of buyers। अब इसका implication क्या होगा, uniform price of each goods and of each factors of production will be prevail in the market। तो दोनों factors of production के लिए भी क्या रहेगा, कॉस्ट सेम रहेगी और प्रोडक्ट की प्राइस भी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। तो आई होप ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। बताइए क्लियर है यहाँ तक? यस सर।
ये तो हमारे फीचर्स, अब बिल्कुल। देखो यहाँ तक के फीचर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये हमने कर ही लिया था कल। इसके बाद में ये तो कोई ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस एक नॉलेज के लिए आप देख लो कि डिफरेंस बिटवीन द परफेक्ट कंपटीशन एंड प्योर कंपटीशन। तो इनमें बस इतना सा फर्क है कि फर्स्ट 4 फीचर्स अगर हम ले लें तो प्योर कंपटीशन हो जाएगा, और सारे फीचर्स की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन। मतलब इसके जो फर्स्ट 4 फीचर्स जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये जो होमोजेनियस प्रोडक्ट और ये परफेक्ट नॉलेज और फ्री एंट्री एग्जिट, ये फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन को और ज़्यादा परफेक्ट बना देते हैं, है ना। और बाकी फीचर्स इसमें और ऐड कर देते हैं तो वो प्योर के जगह क्या हो जाता है, परफेक्ट। तो इसमें बस कल फीचर्स का फर्क है, तो ऐसा एक लिटिल बिट आइडिया आपको होना चाहिए। तो देखो, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज ओनली ऑफ द डिग्री ऑफ कंपटीशन। मतलब फर्स्ट 4 फीचर्स लोगे तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, और बाद में सारे फीचर लोगे तो थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर चैम्बरलिन, इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट, प्योर कंपटीशन इज द वन विच हैज फॉलोइंग फीचर्स। तो फर्स्ट ये 3 फीचर्स दे रखे हैं इसमें, अगर ये फीचर्स होते हैं तो वो प्योर हो जाता है, मतलब इसमें डिग्री ऑफ कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, और बाकी सारे फीचर को एक साथ डिस्कस करेंगे तो वो परफेक्ट हो जाता है, उसमें डिग्री ऑफ कंपटीशन। तो एक नॉलेज के लिए 1 मार्क्स के लिए हम देख सकते हैं, बाकी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।